दोस्तों नमस्कार। बिहार फिलहाल ऊपर से शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन इस शांति के नीचे सियासी जमीन लगातार खिसक रही है। चुनाव संपन्न हो रहे हैं, सरकार का गठन भी हो गया है और राष्ट्रीय राजनीति का फोकस अब बिहार से हटकर बंगाल, लोकसभा और एसआईआर जैसे मुद्दों पर चल रहा है। मगर राजनीति में असली खेल अक्सर वहीं शुरू होता है जहां कैमरे बंद हो जाते हैं और सुर्खियां खामोश हो जाती हैं। यही वजह है कि बिहार के इस तथाकथित सन्नाटे के बीच जो खबरें छन छन कर सामने आ रही है, वो किसी बड़े राजनीतिक ऑपरेशन की आहटें दे रही है। सवाल अब ये नहीं है कि सरकार गिरेगी या नहीं, असली सवाल ये है कि आने वाले महीनों में बिहार की सत्ता की धुरी किसके हाथ में होगी, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक दौर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बिहार की राजनीति को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ बदलाव कभी शोर मचाकर नहीं आते। यहाँ बदलाव धीरे धीरे परत दर परत आते हैं। पहले बयान बदलते हैं, फिर मुलाकातें बढ़ती है और अंत में फैसले सामने आते हैं। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। सत्ता में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंदर बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। नीतीश कुमार जो दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं, अब पहले जैसे सहज और निश्चिंत नहीं दिखते। उम्र, स्वास्थ्य और लगातार बदलती राजनीतिक परिस्थितियां तीनों मिलकर उनके नेतृत्व को चुनौती दे रही है। सवाल ये नहीं है कि नीतीश कुमार कमजोर हैं या मजबूत, सवाल यह है कि क्या अब बिहार की राजनीति उन्हें अपरिहार्य मानती है या सिर्फ एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर देख रही है। सोचिए, दिल्ली की गर्मा गर्म राजनीति में अमित शाह जी का ड्राइंग रूम, वहां जेडीयू के दो बड़े साथी संजय झा और ललन सिंह बैठे हैं। चाय पर चर्चाएं हो रही होगी, औपचारिक बातचीत, और अचानक अमित शाह जी ने सीधा निशाना साधा, बिल्कुल सीधे, बिना घुमाए फिराए सवाल दाग दिए। ये सवाल था कि भाई, नीतीश बाबू के बाद का प्लान क्या है। उत्तराधिकारी को लेकर कोई ब्लूप्रिंट तो नहीं बना रखा है नीतीश कुमार जी ने। और मान लें अगर किसी वजह से वो सक्रिय नहीं रह पाए, तो आखिर कमान संभालने वाला हाथ कौन सा होगा। पार्टी और सरकार की कुर्सी पर बैठेगा कौन। सुनकर लगता है ना कि बात सिर्फ चाय पीने की नहीं थी, ये तो एक पूरी पॉलिटिक्स एक्सरे थी। वो पल, वो माहौल, उसी वक्त सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जेडीयू के नेताओं के चेहरे पर एक्सप्रेशन तो देखने लायक होंगे। मतलब साफ था, भाजपा अब आर पार की बात करने मैदान में उतर आई है। इतने सालों से बिहार में गठबंधन चल रहा है, सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन यहीं से पता चल गया कि भाजपा अब इंतजार के मोड़ पर खड़ी नहीं है। वो वेट एंड वॉच पॉलिसी से आगे बढ़ चुकी है। अब उनकी किरण नीति, मतलब हर एक एंगल से रोशनी डालने की रणनीति खुलकर सामने आ रही है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था भाई, ये एक पूरा मैसेज था, संदेश था कि हम भविष्य को लेकर सोच रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि आपका भविष्य का रोड मैप क्या है। ये बात दिल्ली के उस कमरे से निकलकर पटना तक पहुंच गई होगी। और यही तो राजनीति का गेम है। आप सामने वाले की तैयारी को चेक कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि अगर कोई प्लान बी नहीं है तो वहां आपके लिए क्या अवसर हो सकता है। भाजपा अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है और अब वो दूसरी पार्टियों से भी उनका होमवर्क चेक कर रही है। इस एक मीटिंग ने पूरे बिहार की राजनीति का नक्शा बदल कर रख दिया है। अब आगे क्या होगा, नीतीश बाबू क्या जवाब देंगे, क्या जेडीयू के भीतर उत्तराधिकारी को लेकर चल रही कुश्ती सामने आएगी, क्या ये सवाल गठबंधन की डोर को ढीला करने वाला साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली में पूछा गया ये सीधा सवाल पटना में बैठे नीतीश कुमार के कानों तक जरूर पहुंचा होगा और उन्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि अब मैदान की स्थिति बदल चुकी है।
भाजपा चेस के बोर्ड पर अपने चाल चलना शुरू कर चुकी है और ये सिर्फ शुरुआत है। अब बस देखना है कि अगले कुछ हफ्तों में ये रणनीति शतरंज का खेल और कैसे खुलता है। बात तो यहां से ही पक्की हो जाती है। देखो, भाजपा का असली मंसूबा तो क्रिस्टल क्लियर है। बिहार की सत्ता पर पूरी पकड़, सीएम चेयर उसका हो और सत्ता का रिमोट कंट्रोल भी उसके हाथ में हो। बस यही तो उनका आखिरी गोल है। रास्ते में है एक मोटी दीवार और वो दीवार है नीतीश कुमार जी का वो आखिरी पिछड़ा वोट बैंक। ये ऐसा मजबूत किला है जिसे सीधा फ्रंटल असॉल्ट से तोड़ना टेढ़ी खीर है। क्योंकि भाई, अगर सीधे नीतीश जी से टकरा गए तो वो पूरा ओबीसी वोट, खासकर जो सबसे पिछड़ा तबका है, वो सब खिसक सकता है। और बिहार की राजनीति में ये वोट बैंक तो रीढ़ की हड्डी जैसा है। तो भाजपा क्या कर रही है? वो बिल्कुल क्लियर माइंड है। वो कोई खुला युद्ध नहीं चाहती। उसने एक बिल्कुल नया सूट बूट फॉर्मूला तैयार किया है और इस पूरे फॉर्मूले का सेंटर पॉइंट कौन है? वो हैं निशांत कुमार। जी हाँ, नीतीश कुमार जी के भतीजे, उनके भाई दिलीप कुमार जी के बेटे। ये प्लान क्या है? निशांत कुमार को राजनीति में एक्टिव लाया जाए, उन्हें एक प्रमुख पद दिया जाए, मान लो डिप्टी सीएम का पद। ये एक सॉफ्ट लैंडिंग होगी। बाहर से तो लगेगा अरे वाह, नीतीश जी के परिवार को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी विरासत को संभाला जा रहा है। एक तरह से पारिवारिक राजनीति की छवि बनेगी। धीरे धीरे बहुत ही शांत और चालाकी से नीतीश जी को एक सम्मानजनक रिटायरमेंट की ओर ले जाया जाए। मान लो कोई गवर्नरशिप या फिर केंद्र में कोई बड़ा सम्मानजनक पद, मार्गदर्शक की भूमिका। उन्हें स्टेज से उतारा नहीं जाएगा, बल्कि स्टेज के एक कोने में एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा, जहां से वो देखते रहें लेकिन खेल को चलाते न रहें। इस दौरान निशांत कुमार को लगातार प्रोजेक्ट किया जाएगा, उनकी जनसभाएं होंगी, उन्हें सरकार के लिए योजनाओं का चेहरा बनाया जाएगा। उनके जरिए ये संदेश जाएगा कि नीतीश जी का खून है, उनका ही वंशज है, तो वोट बैंक तो यहीं रहेगा। ये एक तरह से वोट बैंक ट्रांसफर का पॉलिटिकल सॉफ्टवेयर होगा। अब यहां आती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। भाजपा भली भांति जानती है कि जेडीयू पार्टी बनती है नीतीश कुमार नाम के 4 अक्षरों से। वो पार्टी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर उन्हें एकदम से या फिर कुछ जल्दी हटाया गया तो पूरी पार्टी में ब्लास्ट हो सकता है, गुटबाजी शुरू हो सकती है। जैसे संजय झा, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी, मंगल पांडे, हर कोई अपनी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। पार्टी टुकड़ों में बंट सकती है और सबसे बड़ा खतरा वो अति पिछड़ा वोट बैंक। अगर ये लगा कि नीतीश जी के साथ अन्याय हुआ है या फिर उनकी पार्टी टूट रही है, तो ये वोट बैंक खिसक कर कहीं और चला जाएगा। शायद राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की तरफ, या फिर कोई नया ओबीसी नेता उभर आए। ये भाजपा के लिए नाइटमेयर होगा। तो भाजपा की चुनौती बहुत नाजुक है। एक तरफ वो निशांत कुमार के जरिए ट्रांजिशन प्लान चला रहे हैं ताकि सत्ता पर पकड़ बने, दूसरी तरफ उसे नीतीश कुमार और उनके वोट बैंक को इतना नाराज नहीं करना कि सारा गणित ही बिगड़ जाए। ये एक बहुत ही हाई वेयर एक्ट है। ये एक बहुत ही हाई वायर एक्ट है, बिल्कुल रस्सी पर चलने जैसा। एक कदम गलत पड़ा तो सारा संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए वो बहुत धीरे, बहुत सावधानी से और दिखावे के सम्मान के साथ ये पूरा ऑपरेशन चला रही हैं। अगले 1-2 साल बहुत निर्णायक होंगे। देखना यह है कि नीतीश कुमार इस फॉर्मूले को कितना स्वीकार करते हैं और क्या निशांत कुमार उस वोट बैंक को बांध पाने में सफल हो पाते हैं। पार्टी ये चाहती है कि बिहार में मुख्यमंत्री उसका हो और सत्ता का रिमोट इसी के हाथ में हो। लेकिन समस्या एक ही है, नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट बैंक।
और यही वजह है कि बीजेपी सीधे टकराव के बजाय एक नया फॉर्मूला तैयार कर रही है। इस फॉर्मूले के केंद्र में है निशांत कुमार। योजना यह है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए और धीरे धीरे नीतीश कुमार को सम्मानजनक तरीके से साइडलाइन कर दिया जाए। बीजेपी ये जानती है कि नीतीश को हटाते ही जेडीयू बिखर सकती है और अति पिछड़ा वोट बैंक बिखर सकता है, इसलिए बीजेपी ये जोखिम कतई नहीं लेना चाहती। तो वहीं निशांत कुमार को आगे लाकर वो दो काम एक साथ करना चाहती है। पहला, जेडीयू के विधायक को एकजुट रखना और दूसरा, नीतीश के वोट बैंक को सुरक्षित रखना। और यही कारण है कि संजय झा का बयान पोस्टर्स पर लगना और निशांत कुमार के नाम की अचानक से चर्चा कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसीलिए अब सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी का नीतीश कुमार को दिया गया अल्टीमेटम है? संकेत तो ये बताते हैं कि गृह मंत्रालय पहले ही बीजेपी ले चुकी है और अब मुख्यमंत्री पद को लेकर दबाव लगातार नीतीश कुमार पर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ये संदेश दे चुकी है कि या तो उत्तराधिकारी तय किया जाए या पार्टी अपने तरीके से बिहार का भविष्य तय करेगी। इसीलिए ये वही दबाव है जिसे राजनीति में साइलेंट अल्टीमेटम कहा जाता है। नीतीश कुमार अब चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ उनकी वर्षों की बनाई हुई छवि और परिवारवाद से दूर रहने की, तो दूसरी और पार्टी और सरकार को एक साथ बनाए रखने की मजबूरी। और अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो ये नीतीश कुमार के फैसले ही होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सत्ता छोड़ने की कीमत पर ये समझौता करेंगे? क्या वो अपना पद छोड़ेंगे? क्या वो अपना पद अपने बेटे को देंगे? या फिर बीजेपी इस चाल को वक्त रहते समझकर कोई बड़ा उलटफेर कर देगा? देखने पर यह साफ दिखता है कि बिहार में ये शांति तूफान से पहले की शांति है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी का सपना है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसीलिए नीतीश कुमार के लिए सिर्फ एक गठबंधन की राजनीति नहीं बल्कि अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनती जा रही है। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत को अब उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि दो तरह की बातें इस वक्त सामने आ रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि उनका पहला ऑपरेशन निशांत कुमार है जो कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार को एक तरह से साइड कर देंगे और नीतीश कुमार की खास पर जनता के सवाल खड़े कर देगा। और देखना होगा कि क्या सचमुच अगर बीजेपी निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है तो क्या निशांत कुमार को जनता स्वीकारती है? क्या जनता निशांत कुमार को अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करती है या नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।